गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कॉटन विल्ट डिजीज़ पर और आर्गोटिज्म डिजीज़ पर, जो हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने उसके पैथोजन और उसके सिम्टम्स और उनका ट्रीटमेंट, पैथोजन, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट पर डिस्कस किया था। जो ट्रीटमेंट मीन्स मैनेजमेंट पर डिस्कस किया था। जो आज का जो अपना टॉपिक है वो है लीफ स्पॉट और टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंड नट। बेसिकली पीनट में, ग्राउंड नट में ये जो डिजीज़ जनरेट होती है, तो उस पर अपन आज डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली इस डिजीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो 20 से 25% तक इसकी प्रोडक्शन की जो रेट होती है उसको इफ़ेक्ट करती है ये। तो जो प्रोडक्शन है, रिडक्शन होता है, वो 20 से 25% तक इस इफ़ेक्ट से जनरेट होता है। बेसिकली ये जो डिजीज़ है ये ग्राउंड नट की डेंजरस डिजीज़ में से है और मोस्टली इस डिजीज़ का इफ़ेक्ट है ऑल ओवर, जहाँ जहाँ इस ग्राउंड नट का प्रोडक्शन होता है उन सभी कंट्रीज़ में इसका इफ़ेक्ट जनरेट होता है। इस डिजीज़ के थ्रू आउट जो प्लांट की लीफ होती है, उस लीफ में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, स्लो हो जाती है, और उसके थ्रू आउट क्या हो जाएगा, प्लांट फूड प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, और फूड प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, जो प्लांट का जो प्रोडक्ट है उसका जो वीकनेस है, उसके जो पोर्ट्स हैं, उसमें जो प्रोडक्ट है उसमें डेफिशिएंसी जनरेट होती है, और जिसके थ्रू आउट डायरेक्टली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो इससे प्रोडक्ट में प्रोडक्टिव वाइज अपन को अवेलेबल होता है वो इफ़ेक्ट होता है। तो करते हैं डिस्कस। तो सबसे पहले इसके जो पैथोजन है उस पर डिस्कस करते हैं। तो इस डिजीज़ का जो पैथोजन है वो एक्चुअल में एक फंगस है, और उस फंगस का नाम है सर्कोस्पोरा एरिकिडिकोला। सर्कोस्पोरा एरिकिडिकोला, इसमें जो सर्कोस्पोरा है वो इसका जीनस है, और एरिकिडिकोला क्या इसकी स्पीसीज़ है। एक और इसका जो पैथोजन है वो है सर्कोस्पोरेडियम पर्सोनेटम। सर्कोस्पोरेडियम पर्सोनेटम, इसमें जो सर्कोस्पोरेडियम है वो इसका जीनस है, और पर्सोनेटम क्या है इसकी स्पीसीज़ है। तो ये कवक बेसिकली सोयल और सीड बेस्ड है, मीन्स सोयल में भी ये फंगस डेवलप होता है और सीड पर भी ये इजीली क्या करता है, अपने आप को डेवलप करवाता है। तो ये सोयल और सीड के थ्रू आउट क्या होता है, प्लांट में ट्रांसमिट होकर प्लांट को इफेक्टेड करता है। तो ये इसका पैथोजन था। अब करते हैं डिस्कस इसके सिम्टम्स की। तो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिजीज़, सिम्टम्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। वन इज़ अर्ली लीफ स्पॉट एंड सेकेंड इज़ लेट लीफ स्पॉट। मीन्स जो इसके सिम्टम्स हैं उन सिम्टम्स को बेसिस के ऊपर इस के जो डिजीज़ है, इस डिजीज़ को टू टाइप से स्टडी करते हैं। एक जो है अर्ली लीफ में और सेकंड है लेट लीफ में। तो डिस्कस करते हैं। सबसे जो फर्स्ट करेक्टर है वो है जो इस पर वुंड जनरेट होते हैं उनका टाइम, मीन्स टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पॉट या वुंड। तो जो अपना अर्ली लीफ स्पॉट डिजीज़ है उसमें जो वुंड या स्पॉट जनरेट होते हैं वो राउंड ऑफ 3 to 4 वीक में जनरेट होते हैं। बट जो अपना लेट लीफ स्पॉट डिजीज़ है उसमें जो ये स्पॉट जनरेट होते हैं वो 6 to 8 वीक में जनरेट होते हैं। तो ये 6 to 8 मीन्स यानी लेट जनरेट हुए, इसीलिए क्या हो गया, ये लीफ लेट स्पॉट। और वो क्या हो गए, 3 to 4 वीक में हो गए, यानी अर्ली हो गए, इसीलिए अर्ली लीफ स्पॉट इसको बेसिकली मेंशन करते हैं। फिर बात करते हैं जो स्पॉट होते हैं उनके शेप की। तो जो अर्ली लीफ स्पॉट में है उसका शेप क्या होता है, इरेगुलर है। बट जो लेट लीफ में उसके अंदर क्या है, स्पॉट जो होता है वो बेसिकली राउंड शेप का होता है। फिर करते हैं डिस्कस कलर ऑफ स्पॉट पर। तो अर्ली लीफ के अंदर क्या होता है, रेड ब्राउन या ब्लैक, इस टाइप के क्या होते हैं, स्पॉट जनरेट होते हैं। बट लेट लीफ के अंदर रेड ब्राउन ब्लैक स्पॉट लाइट कलर के होते हैं। बट जो अर्ली लीफ स्पॉट है उसमें जो स्पॉट जनरेट हुआ है उन स्पॉट के सराउंडिंग में क्या होता है, येलो रिंग प्रेजेंट होती है। और लेट लीफ के अंदर रेड ब्राउन ब्लैक के जो स्पॉट जनरेट हुए हैं उनमें किसी भी टाइप की कोई रिंग जनरेट नहीं होती है। तो ये इसका एक बेस्ट सिम्टम है। फिर करते हैं डिस्कस। इसमें जो स्पॉट की साइज़ होती है वो 1 से 10 mm डायमीटर की होती है। बट लेट लीफ के अंदर जो साइज़ होती है वो 1 to 6 mm डायमीटर की होती है। फिर करते हैं हार्मफुल इफेक्ट की पर डिस्कस। तो अर्ली लीफ स्पॉट का जो हार्मफुल इफेक्ट होता है वो लेट लीफ स्पॉट डिजीज़ के ऑपोजिट लो होता है। तो लेट लीफ का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो हाई है और अर्ली लीफ का लो है।
और फिर बात करते हैं इसके जो अर्ली लीफ लेट है उसका जो मेन कॉज है वो है सर्कोस्पोरा एरिकिडिकोला, और जो लेट लीफ का है उसका है सर्कोस्पोरेडियम पर्सोनेटम। दोनों मैंने आपको डिस्कस कर दिए। अब मैं आपको डायग्राम शो ऑफ कर रहा हूँ जिसमें अर्ली लीफ लेट डिजीज़ का सिम्टम जनरेट है। जो आप डायग्राम देख रहे हो वो किससे इफेक्टेड है, अर्ली लीफ स्पॉट के सिम्टम उसमें शो ऑफ है, चेक कीजिए। अब जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो है लेट लीफ स्पॉट। जो लेट लीफ स्पॉट है उससे इफेक्टेड प्लांट को मैं आपको शो ऑफ कर रहा हूँ, चेक कीजिए।
तो आपने बोथ जो अर्ली और लेट लीफ स्पॉट थे उन दोनों के जो सिम्टम्स थे उनको आपने डायरेक्टली इमेजली शो ऑफ किए जो आपने देखे। अब करते हैं जो इसका पैथोजन है सर्कोस्पोरा एरिकिडिकोला, मैं उसका डायग्राम आपको शो ऑफ कर रहा हूँ, चेक कीजिए। आपने डायग्राम देखा, और अब जो डायग्राम आपको शो कर रहा हूँ सर्कोस्पोरेडियम पर्सोनेटम का है जो लेट लीफ स्पॉट डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चेक कीजिए। तो आपने डायग्राम देखा, तो ये था इसका सिम्टम। अब करते हैं डिस्कस इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट की स्टडी अपन रेगुलर से करते आए हैं कि 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है कल्चरल मैनेजमेंट, सेकंड है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट और थर्ड है केमिकल मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ कल्चरल मैनेजमेंट। तो कल्चरल मैनेजमेंट में हमने ये कंफर्म किया है कि जब भी हम क्या करेंगे, फार्मिंग करेंगे, तो उसमें हेल्दी और ब्रांडेड सीड को ही यूज़ करना है। तो ऑलवेज यूज़ द हेल्दी एंड ब्रांडेड सीड। फिर करते हैं डिस्कस नेक्स्ट। तो वो ये है कि अगर अपने पास क्या फैसिलिटी है किस चीज़ की, इरिगेशन की, यानी फार्म को इजीली वाटर अपने अवेलेबल करवा सकते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी अपने पास अवेलेबल है, तो क्या करना चाहिए, अर्ली सोविंग करना चाहिए। और वो भी कब, जून या इससे अर्ली कर लेना चाहिए, जिसके थ्रू आउट क्या हो जाएगा, इस फंगस का इफेक्ट जनरेट नहीं होता। फिर जो अपन रेगुलर करते आए हैं, समर सीजन के अंदर डीप प्लंगिंग करनी चाहिए, जिसके थ्रू आउट सोयल में जो फंगस या इसके वेस्ट पार्ट है वो कहाँ जाएंगे, अपर लेवल पर, और सनलाइट के थ्रू आउट वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद में क्रॉप साइकिल का यूज़ करना चाहिए और 2-3 ईयर तक रेगुलर उसको कंप्लीट करना चाहिए, जिससे इस फंगस का जो होस्ट पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इफेक्टेड जनरेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये था कल्चरल मैनेजमेंट। इसके अलावा कल्चरल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं कि जो फूड जो क्रॉप वेस्ट हैं, जो लास्ट अपने क्रॉपिंग की है, उसका जो वेस्ट पार्ट अवेलेबल अपने पास है उसको क्या करना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। उसके बाद में क्रॉप साइकिल कंटिन्यू यूज़ करना कंपलसरी है। तो ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आउट हम इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। फिर करते हैं बायोलॉजिकल मैनेजमेंट पर।
तो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट के लिए हमको सीड का ट्रीटमेंट करना चाहिए, और इसके लिए बेसिकली हम जो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है या ट्राइकोडर्मा कल्चर के थ्रू आउट ईजीली क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। और इसके अपोजिट अगर हम चाहें तो जो अगर अपनी फार्म या अपनी जो क्रॉप जनरेट हो गई है तो उस क्रॉप के ऊपर रेगुलरली हम क्या कर सकते हैं, इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, तो उसके थ्रू आउट भी इसके इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ डिजीज़ रेजिस्टेंट डिजीज़ है, रेजिस्टेंट डिजीज़ क्रॉप्स हैं, जैसे ICGS10, ICGS10, VRI3, ये वो क्रॉप्स हैं जो इस डिजीज़ से रेजिस्टेंट है। तो इनको अगर हम वैरायटी को यूज़ करें तो भी इस डिजीज़ को क्या नहीं होगा, इसका इफेक्ट जनरेट नहीं होगा। फिर करते हैं केमिकल मैनेजमेंट की बात। तो केमिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, जो सीड का ट्रीटमेंट करेंगे वो भी कब, आप बिफोर फार्मिंग। कैसे करना है, तो थायरम या कैप्टॉन जो भी केमिकल अपने पास अवेलेबल हो वो 2.5 ग्राम पर केजी सीड के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करेंगे और उसको सीड को ट्रीट करेंगे। ठीक है। फिर करते हैं नेक्स्ट जो प्रोसीजर है केमिकल मैनेजमेंट का, वो ये है कि अगर अपनी फार्मिंग प्रिपेयर है और फार्म पर अगर इसके सिम्टम्स शो ऑफ जनरेट हो रहे हैं तो क्या करना है, तो कार्बेंडाजिम का स्प्रे रेगुलर हम 15 डे के ड्यूरेशन पर क्या करेंगे, रिपीटली इसको 2 और 3 टाइम तक इसका स्प्रे करेंगे। अगर कार्बेंडाजिम अवेलेबल नहीं है तो हेक्साकोनाजोल या फिर क्लोरोथेलोनिन, इसका भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो 15 डेज़ के डिस्कस के ऊपर इसको 2-3 टाइम तक क्या करना है, इसका स्प्रे करना है, जिससे इसको ईजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वो मेथड है जिसके थ्रू आउट हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना जो इसका ग्राउंड नट का जो डिजीज़ थी अपनी बेसिकली स्पॉट डिजीज़, ये डिजीज़ कंप्लीट होती है, जिसमें हमने उसके पैथोजन पर डिस्कस किया, हमने उसके सिम्टम्स शो ऑफ किए, फिर हमने उसके मैनेजमेंट पर डिस्कस किया। तो ये था अपना आज का डिजीज़। अब करते हैं नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी, वो है पीनट क्लम्प वायरल डिजीज़, पीनट क्लम्प वायरस डिजीज़। अभी जो अपन ने लास्ट डिजीज़ की थी वो भी पीनट की डिजीज़ थी और ये भी पीनट या ग्राउंडनट की डिजीज़ है, बट जो डिफरेंस है वो ये है कि जो अपन लास्ट डिजीज़ की थी वो एक्चुअल में फंगल रिलेटेड डिजीज़ थी, और ये जो डिजीज़ अपन डिस्कस कर रहे हैं ये है वायरल डिजीज़ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं वायरल डिजीज़। तो डिजीज़ कौन सी है, पीनट क्लम्प वायरस डिजीज़। तो इस डिजीज़ का जो मेन इफ़ेक्ट होता है वो मोस्टली जो स्टेट्स हैं इंडिया के में बेसिक जहाँ पर फार्मिंग ज़्यादा होती है, लाइक इट राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, ये वो स्टेट है जहाँ पर मोस्टली ग्राउंड नट की जो फार्मिंग है वो हाई लेवल पर होती है, वहाँ पर इसका इफेक्ट जनरेट होता है। और इसका इन्फेक्शन जो है वो मोस्टली सैंडी सॉइल होती है, उस सॉइल में क्या होता है, इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब करते हैं डिस्कस इसके पैथोजन की। इसका जो पैथोजन है वो एक्चुअल में एक वायरस है, और वो जो वायरस है उसका जो नाम है वो है IPCV। IPCV, I मीन्स इंडियन, P मीन्स पीनट, C मीन्स क्लम्प और V मतलब वायरस। तो क्या नाम हो गया, इंडियन पीनट क्लम्प वायरस। ये इसका मेन कॉज है जिसके थ्रू आउट ये डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि ये जो वायरस है ये एक फंगस है। मैं फंगस का नाम बता रहा हूँ आपको, चेक कीजिए, पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस। आई विल रिपीट, पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस वो फंगस है जिसके थ्रू आउट ये वायरस ट्रांसमिट होता है। बात समझ आई कि वायरस कौन सा है, IPCV, इंडियन पीनट क्लम्प वायरस। ये ट्रांसमिट किसके थ्रू आउट हो रहा है, फंगस के थ्रू आउट। ये जो वायरस है वो एक्चुअल में RNA बेस्ड वायरस है, मीन्स वायरस का जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो कौन सा है, RNA। ठीक है, तो ये था इसका पैथोजन।
फिर करते हैं डिस्कस इसके सिम्टम्स की। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जब भी अपन फार्मिंग करते हैं, जब भी अपन क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो फार्मिंग के 30 to 35 डेज़ में, 30 से 35 डेज़ में इसके सिम्टम्स शो ऑफ होते हैं। स्टार्टिंग में इसका जो इफ़ेक्ट है वो फार्म में स्मॉल पेचेस टाइप में क्या होता है, शो ऑफ होता है। उसके बाद में जैसे जैसे इसका इफेक्ट जनरेट होता है, वैसे वैसे जो प्लांट की हाइट है वो स्मॉल हो जाएगी, कलर हो जाएगा वो डार्क ग्रीन हो जाएगा, और उसमें पेचेस जनरेट हो जाते हैं, उसके ग्रुपिंग से जनरेट शो ऑफ होती है। मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ जिसमें आप इससे इफेक्टेड प्लांट को देख रहे हैं। तो आपने डायग्राम देखा, अब करते हैं आगे डिस्कस। इसकी जो लीव्स होती है वो लीव्स के ऊपर मोज़ेक टाइप की येलो कलर की रिंग जनरेट होती है। मोज़ेक समझते हैं आप, स्पॉट येलो कलर की लाइनिंग से एक रिंकल शेप की लाइनिंग इस पर शो ऑफ होती है। तो मोज़ेक टाइप की रिंग इस पर येलो कलर की शो ऑफ होती है। और जो इफेक्टेड प्लांट्स हैं उन पर जो फ्लावरिंग प्रोसेस होती है, तो उन फ्लावरिंग के थ्रू आउट पोर्ट्स होते हैं वो बहुत क्वांटिटी वाइज लो और साइज़ वाइज बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, जिसके थ्रू आउट जो इसका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्टिविटी में क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी जनरेट होती है। तो ये इसका सिम्टम था। अब करते हैं डिस्कस इसके मैनेजमेंट पर। तो मैनेजमेंट जैसा हम रेगुलर करते हैं कि सबसे पहले कल्चरल मैनेजमेंट की डिस्कस करते हैं। तो कल्चरल मैनेजमेंट में वही जो अपन पहले कर रहे थे कि ऑलवेज यूज़ कौन सा, हेल्दी और ब्रांडेड सीड को यूज़ करना चाहिए, जिसके थ्रू आउट क्या हो जाएगा, डिजीज़ इन्फेक्ट जनरेट होने के चांसेस नहीं रहते हैं। फिर समर सीज़न में जो फार्म के अंदर क्या करनी चाहिए, डीप प्लंगिंग करनी चाहिए, जिसके थ्रू आउट क्या हो जाएगा, फंगस जो है वो सोइल में अपर लेवल पे आ जाएगा, और अपर लेवल पे आने पर क्या हो जाएगा, फंगस डिस्ट्रॉय होगा। और उसके बाद में जो आसपास खेत में जितने भी अपने फार्म में जितने भी क्या है वीड्स हैं, वेस्ट वीड्स, उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, क्योंकि ये फंगस के लिए, ये वायरस के लिए क्या होते हैं, होस्ट का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में जो रगिंग या अपरूटिंग प्रोडक्ट्स हैं जो आफ्टर फार्मिंग वेस्ट होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, ब्रन कर देना चाहिए या उनको डिफ्यूज़ कर देना चाहिए। तो ये भी एक बेस्ट प्रोसीजर है। फिर इफेक्टेड फील्ड के अंदर क्या करना चाहिए, 100 kg पर हेक्टेयर के रेट से बारले यानी बाजरे को क्या करना चाहिए, उसको क्रॉपिंग करनी चाहिए। और आफ्टर 15 डेज़ उसके बाद में उसको क्या करना चाहिए, प्लग करके उसी फोल्ड में, उसी फार्म में क्या करना चाहिए, उसको मिक्स कर देना चाहिए। तो उसके थ्रू आउट क्या हो जाएगा, उसके बाद में उसमें ग्राउंड नट को अगर प्रोडक्ट करें तो उससे क्या हो जाएगा कि ग्राउंड नट के लिए जो इन्फेक्शन की रेट है वो लो हो जाती है। फिर क्रॉप रोटेशन या क्रॉप साइकिल में हमेशा मस्टर्ड और जो कौन सा मैरीगोल्ड है उसको यूज़ करना चाहिए।
जो क्रॉप साइकिल है उस क्रॉप साइकिल में मस्टर्ड और मैरीगोल्ड क्रॉप को यूज़ करना चाहिए। फिर आगे जो अर्ली क्रॉप है वो पीनट की, वो मई के अंदर या उससे पहले क्या करना चाहिए, उसको यूज़ कर लेना चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा, इसको ईजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थे कल्चरल मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स अब करते हैं केमिकल मैनेजमेंट। तो केमिकल मैनेजमेंट एक्चुअली में बहुत हार्मफुल होते हैं, तो इसको यूज़ करते समय बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि केमिकल के थ्रू आउट क्रॉप के साथ में प्लांट्स, सोयल और सेल्फ, ये सारे इससे क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा केयरली इसका यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले जो केमिकल मैनेजमेंट है उसमें जो कार्बेंडिज्म होता है उससे इसके सीड को ट्रीट करना चाहिए। कार्बेंडाइजिम के थ्रू आउट सीड को ईजीली ट्रीट करके उसके बाद में उसकी क्रॉपिंग करनी चाहिए। अगर अपनी क्रॉप जनरेट है या क्रॉप जो डेवलप हो रही है, तो उस डेवलप क्रॉप के ऊपर क्या करना चाहिए, जो फंगस डिस्ट्रॉयर मटेरियल होता है लाइक इट कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसको 10 kg पर हेक्टेयर के रेट से सॉल्यूशन बनाकर उस सॉल्यूशन का स्प्रे करना चाहिए, जिसके थ्रू आउट ये फंगस क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, जिससे वायरस का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा। तो ये वो प्रोसीजर है जिससे इजीली केमिकल मैनेजमेंट के थ्रू आउट हम क्या कर सकते हैं, इसके वायरस को, इसके फंगस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये था आज की डिजीज़ जो हमने ग्राउंड नट के बोथ डिजीज़ हमने कंप्लीट कर लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।